स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में और एकेडमी में। दोस्तों आज स्पेशल क्लास है, तो आज मैं थोड़ा पहले आया हूं ताकि आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमने दोस्तों 250 क्वेश्चंस कवर करने। कितने क्वेश्चन कवर करने हैं दोस्तों? पूरे 250। ठीक है, तो इन 250 क्वेश्चंस को कवर करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द आए, मुझसे जुड़े हैं और फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी लगभग 1 मिनट है क्लास शुरू होने में, तो जैसे ही 3 बजेगा हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी आए होंगे क्लास में। मैं शुरू करने ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 3 बज चुके हैं हमारे। अब हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे फिर हम क्वेश्चंस को आगे जैसे ही आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं चेंज कर लूंगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन संयोगिता के रूप में प्रस्तुत किया है? पियाजे ने बुद्धि को भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। इस भौतिक और सामाजिक वातावरण में कैसे समायोजन करता है, इसके बारे में बात की है पियाजे ने। पहला क्वेश्चन इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट भी देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया, अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? ठीक है, तो नैतिक वृद्धि की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की है? वो की है दोस्तों होलबर्ग ने। ठीक है दोस्तों, सीधे क्वेश्चंस करेंगे, कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप फर्दर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? इस अवस्था में तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। वायकोट्स के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो सक्रिय सदस्य बन जाते हैं दोस्तों किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया करनी है फ्राइड के अनुसार तो 5 वर्ष में अच्छी होती है। ठीक है, अभी भी क्या है दोस्तों, कई शिक्षाविद ये मानते हैं कि 5 साल की उम्र में ही बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, वो एकदम सही एज होती है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, लगता है अभी आने में थोड़ा टाइम है दोस्तों, फिर भी मैं स्लोली पढ़ा रहा हूँ। आप लोग फिर हम बैक कर लेंगे अगर किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना हो। ठीक है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया? तो जो नैतिक विकास को समझने के लिए उन्होंने अपनाया इंटरव्यू मेथड, यानी कि साक्षात्कार विधि को। बच्चे दुनिया के बारे में कोई अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? ये कथन है दोस्तों जीन पियाजे का, कि बच्चे खुद ही अपनी दुनिया है उसके बारे में अपनी समझ को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? तो जीन पियाजे ने कहा था दोस्तों कि जो ज्ञानात्मक विकास होगा वो नकल पे आधारित नहीं होगा। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो विकसित किया था, डेवलप किया था दोस्तों, वो थे बंडूरा। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका? समाज का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विकास है किसी भी बालक के विकास। सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया। खेल पद्धति के जनक हिल पैट्रिक। और दोस्तों ये 250 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं प्रीवियस में। आप जो भी इस क्लास को देख रहे हैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको बिल्कुल सेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, आप डिस्कशन सेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक जॉन डेवी। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? होते हैं 20। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? तो जीन पियाजे ने जिनेवा में
लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मनोविज्ञान से संबंधित प्रयोग किए। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम? उन्होंने द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में कि जीन पियाजे ने कौन सी बुक लिखी थी। तो जीन पियाजे ने लिखी थी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बतलाई? 4 अवस्थाएं बतलाई हैं दोस्तों। कई बार हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, आज और देख लीजिए अच्छे से। संवेदी गत्यात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक। ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई दोस्तों पियाजे द्वारा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। ठीक है, कि विकास क्या है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? या किस पर विशेष ध्यान मानना चाहिए? उन्हें धैर्य और दृढ़ होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, क्योंकि दोस्तों बच्चों को पढ़ाने के लिए, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है और एक दृढ़ता होनी चाहिए कि उन्हें सिखाना है। ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक किन भौतिक वस्तुओं के आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में ये अंतर समझने लग जाते हैं। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, तो 100 शब्द तक हो जाते हैं लगभग सब। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? वो होता है दोस्तों बाल्यावस्था में। मैकडुगल के अनुसार मूलवर्ती जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से? आश्चर्य से। जिज्ञासा का बाल्यावस्था की अवस्था होती है 12 वर्ष तक होती है बाल्यावस्था। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है जो है दोस्तों 4 से 7 वर्ष। प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? तो चलना जो सीखता है दोस्तों लगभग 1.5 वर्ष में वो सीख जाता है। शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्था जो अवस्थाएं हैं, अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। ठीक है, 3 अवस्थाएं। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। कथन है वॉटसन का। ठीक है, वॉटसन ने कहा था कि सबसे पहले भय, क्रोध और प्रेम के संवेग या जो इमोशंस हैं वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो जो पहला बाल निर्देशन केंद्र था वो खोला गया विलियम हेली द्वारा। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, जिसे जो हार्मोन ये होता है कि आपातकालीन हार्मोन भी इसे कहा जाता है। ठीक है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हम प्रभावित करती है, किसने कहा था? रॉस ने। ठीक है, एनवायरमेंट ऐसी जो आउटसाइड पावर है जो हमें इफेक्ट करती है, तो एनवायरमेंट तो हमें इफेक्ट करता है, तो अच्छी बात कही इन्होंने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता। तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने ही सबसे पहले बुद्धि परीक्षण दिया था दोस्तों। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। ठीक है, जो एक्साइटमेंट है वो आपके इमोशनल डेवलपमेंट का एक सूचक है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु तक। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? इनमें से वंशानुक्रम का नियम, जैसे मैंने ऑप्शन इसमें हटाए हैं, तो अभिप्रेरणा कोई वंशानुक्रम का नियम नहीं है। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। ठीक है, एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में।
बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? द्विकारक सिद्धांत दिया था दोस्तों स्पेयरमैन ने, और ये स्पेयरमैन थे फ्रांस के निवासी। और स्पेयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो मनोविज्ञान के प्रोफेसर बनने से पहले वो सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर थे, फिर बाद में मनोविज्ञान के बने दोस्तों। ठीक है, स्पेयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया? तो स्पेयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया, यानी कि थिंकिंग से। बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? बालकों के भाषाई विकास का क्रम है दोस्तों रोना, बबलाना व हाव भाव। ठीक है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे सबसे पहले क्या है, उन्हें कोई भी चीज चाहिए होती है तो रो कर वो बताते हैं। ठीक है, फिर हल्का बबलाते हैं, हबलिंग मम्बलिंग करते हैं। ठीक है, फिर हाव भाव एक्सप्रेशन के द्वारा बताते हैं। बालक किस उम्र में वाक्य द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो लगभग 5 साल की उम्र में ही वो अपनी बातों को सेंटेंसेस के रूप में कहना सीख जाता है। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो सबसे पहले वो स्वर बोलता है या व्यंजन बोलता है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सबसे पहले व्यंजन बोलता है क्योंकि वो पहले माँ शब्द बोलना सीखता है। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो अपनी माँ की आवाज को पहचानता है, इसलिए क्या है मातृभाषा कहते हैं जो भी आप अपने नेटिव यानी घर में बोलते हैं। कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? खेल के मैदान। ठीक है, समाजीकरण के नियम, क्योंकि वहां पर क्या करना होता है उसे आपस में सहयोग करना। ठीक है, अपने क्रोध पर संयम रखना और त्याग करना, इस तरह की जो इमोशंस डेवलप होते हैं बच्चों में वो कहाँ से डेवलप होते हैं दोस्तों? वो डेवलप होते हैं खेल के मैदान में, जो फर्स्ट जो डेवलप होते हैं। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है दोस्तों किशोरावस्था। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो क्षेत्र सिद्धांत दिया था दोस्तों कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? वो थे जर्मनी के। गेस्टाल्टवादी क्या है? जर्मनी के विद्वानों का समूह जिसमें कोहलर, कोफा, वर्दीमन, तो इन तीनों का नाम जो है मेनली आता है दोस्तों गेस्टाल्टवादी में। और ये क्या थे, एक संपूर्ण को मानते थे। ठीक है दोस्तों, गेस्टाल्टवादी क्या थे कि वो सूक्ष्म को कहते थे कि सूक्ष्म क्या है, स्थूल स्थूल जो है सूक्ष्म से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर उन्होंने शिक्षा में भी क्या है पहले बालकों को वाक्य पढ़ाते थे, शब्दों का ज्ञान देते थे, पहले वाक्य देते थे क्योंकि वाक्य से फिर क्या है शब्दों का बच्चा सीखेगा। इस तरह की इनकी पद्धति रहती थी। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? कर्ट लेविन थे दोस्तों संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक। क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? कर्ट लेविन ने। ठीक है, और इसको आप अन्य किस नाम से जानते हैं? संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत से, स्थान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और बाल दिशा मनोविज्ञान। इसी तरह दोस्तों कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का क्या, जो भी हमने पढ़ा कि कर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया था, तो उसमें जो क्षेत्र है, रीजन है, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से। ठीक है, जो हमारे लाइफ में डिफरेंट रीजन्स हैं, जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र आप इसमें उदाहरण भी बता सकते हैं दोस्तों मुझे अन्य। ठीक है, तो उनको इन्होंने परिभाषित किया है। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? श्रेणी क्रम सिद्धांत दिया दोस्तों रॉबर्ट गेने ने। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो रॉबर्ट गेने थे संज्ञानवादी यानी कॉग्निटिव जो डोमेन था उसको ये मानने वाले थे। शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है, तो शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। वयस्क मस्तिष्क के मस्तिष्क का जन्म होता है 1400 ग्राम। ठीक है, जो वयस्क मनुष्य है, एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, उनका होता है 1400 ग्राम। 2 बार आने वाली दांतों की संख्या है 20। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है? अरस्तु का। ठीक है, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, ये बात कही थी सबसे पहले अरस्तु, यानी कि एरिस्टोटल, जो जिन्हें क्या जाता है बायोलॉजी का और जियोलॉजी का फादर भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में समाजीकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो समाजीकरण का जो प्रारंभ होता है सबसे पहले वो किस अवस्था में हो जाता है? वो होता है दोस्तों शैशवावस्था में। बालक का समाजीकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। बालक में गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है? कि बाल्यावस्था को।
ठीक है। गैंग स्टेज जो कहा गया दोस्तों, वो कहा गया बाल्यावस्था को। बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? किशोरावस्था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा और वॉल्टर ने दिया था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र है 3 वर्ष। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है 6 वर्ष। जो फॉर्मल एजुकेशन प्रारंभ होती है वो 6 ईयर्स से स्टार्ट होती है। शर्म की अवस्था कहा गया बाल्यावस्था को। अनुकरण की अवस्था कहा गया दोस्तों शैशवावस्था को। स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में। सामाजिकता को मापने की विधि है सोशियोमेट्री। वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? वो किया था दोस्तों एडलर ने। 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता 3 गुना। जितना उसका जन्म के समय वजन होगा दोस्तों, उसका लगभग 3 गुना हो जाएगा 1 साल बाद। और 6 माह में ये होता है 2 गुना। जन्म के समय बालक की लंबाई होती है लगभग 20 इंच। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो अपने परिवार से होता है ऑटोमेटिकली। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना हो जाता है? तो अगर कोई बालक 6ठी कक्षा में पढ़ रहा है दोस्तों, तो उसका जो शब्द भंडार हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 50,000 शब्द। ठीक है, 50,000 शब्द तक वो बोलने लग जाएगा। 10वीं कक्षा पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार 80,000 शब्द तक हो जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ते रहती है, ठीक है, नई नई जानकारियां बालकों को मिलती हैं, वोकैबुलरी में उनके विस्तार भी होते रहता है। लड़का और लड़कियों में शब्द भंडार किसका अधिक होगा? लड़कियों का। ठीक है, क्योंकि लड़कियां एक एवरेज देखा जाए तो अधिक बात करती हैं लड़कों की अपेक्षा, इसलिए उनका शब्द भंडार भी ज्यादा होता है। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से? भाषा को सीखने के साधन है अनुकरण के द्वारा, दोहरा कर, खेल विधि द्वारा, ठीक है, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा और प्रश्नोत्तर विधि से आप भाषा सीख सकते हैं, कोई भी भाषा। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? तो 6 वर्ष की उम्र तक जो है लड़कियां इशारों में बात करना सीख जाती हैं। और भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव, ये सब पड़ता है दोस्तों भाषा के विकास। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? मनुष्य और मनुष्य में क्या अंतर है दोस्तों? बुद्धि का है, क्योंकि जो पशु है वो अपनी बुद्धि का यूज नहीं करते हैं और मनुष्य बुद्धि का यूज अच्छी तरह से करता है। ठीक है, यही एक मेन डिफरेंस है। आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? तो अल्फ्रेड बिने ने। जो मॉडर्न डेज में सबसे पहले बुद्धि इंटेलिजेंस को समझाया 1904 में। रॉबर्ट गेने अमेरिका के निवासी थे। रॉबर्ट गेने ने विकास को ध्यान में रखते हुए विकास अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो उन्होंने 8 भागों में बांटा है। क्रमिक रूप है संकेत अधिगम, उद्दीपन अधिगम यानी एसआर अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम और सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, संकेत में तो जो संकेतों द्वारा सीखा जाएगा और स्टिमुलस वंस किसी स्टिमुलस के प्रति आप जो रिस्पांस देंगे। श्रृंखला में एक सीरीज वाइज आप सीखेंगे कोई भी चीज। शाब्दिक अधिगम शब्दों के माध्यम से। बहुविवेदन एक से ज्यादा विवेदन जिसमें होंगे। प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, सिद्धांत में किसी प्रिंसिपल को आप समझेंगे और समस्या ध्यान में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करेंगे। रॉबर्ट केने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर, तो सबसे निम्न स्तर होता है रॉबर्ट के अनुसार संकेत अधिगम। ठीक है, ये निम्न से उच्च की ओर आए हैं। सबसे निम्न है संकेत, सबसे उच्च अगर आएगा तो वो है सबसे समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम स्किल मेथड जब डेवलप हो जाए तो उसे हायर लेवल माना जाएगा अधिगम का। रॉबर्ट गेने के श्रेणीक्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर है दोस्तों समस्या समाधान अधिगम। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो बालक का जो अधिगम है वो लगभग 12 वर्ष के उपरांत पूरा हो जाता है, जब वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लग जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्योंकि यह आती है किशोरावस्था में 11 से 18 वर्ष के बीच। तो 12 वर्ष के उपरांत क्या है उसका अधिगम पूरा माना गया है, इसलिए
शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेवलोव ने दिया था। पेवलोव किस समुदाय के समर्थक थे? वो थे बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी। और दोस्तों अगर आपको इनको डिटेल में जानना है तो मैंने एक नया कोर्स शुरू किया है अनअकैडमी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी का, आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें डिटेल में है कि बिहेवियरिस्ट स्कूल और अलग अलग जो स्कूल थे मनोविश्लेषणवाद फ्राइड का, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। खेत में बिजू का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, क्योंकि मनुष्य अक्सर उन्हें भगाने जाते हैं, तो मनुष्य के जैसे ही पुतले वहां पर रख दिए जाते हैं या बिजूका रख दी जाती है, तो उसे जो बार बार एक बार रिपीटिशन होता है तो पशु पक्षी जो समझते हैं ये मनुष्य ही, और वो ऐसे ही उसके डर से भाग जाते हैं। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत थे। ठीक है, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किए? कोहलर ने प्रयोग। गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो 10 से 12 किलोग्राम। मनुष्य की प्रजाति का नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। पिंड अवस्था का समय है दोस्तों 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। डिंब अवस्था होती है 14 दिन की। जन्म के समय बालक का औसत वजन कितना होता है? 2 किलो 700 ग्राम। जन्म के समय बालक का वजन हो जाता है लगभग 7 पौंड। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 ईस्वी में। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है विलियम जेम्स को। ठीक है, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में जो निश्चित आधार दिया उन्होंने विषय के रूप में माना, वो विलियम जेम्स ने उसकी स्थापना की। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति है रुडोल्फ। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था आत्मा का विज्ञान, और 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था मस्तिष्क का विद्वान। प्राचीन काल में कहीं 16वीं शताब्दी में जो कहा जाता था दोस्तों, वो कहा जाता था आत्मा का विज्ञान। ठीक है, द सोल ऑफ साइंस, द साइंस ऑफ सोल। और 17वीं शताब्दी में क्या कहा गया दोस्तों? वो कहा गया मस्तिष्क का या मन का विज्ञान। फिर मनोविज्ञान को मन का या मस्तिष्क का विकास किसने कहा था? पोम्पोनोजी ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा गया था चेतना का विज्ञान। ठीक है, फिर क्योंकि ये भी रिजेक्ट कर दी गई परिभाषा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होते रहता है, क्योंकि ये परिभाषाएं खरी नहीं उतरी मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट में दोस्तों। ठीक है, तो इनको चेंज किया गया बार बार। अब जो माना जाता है 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान, जो अभी भी 21वीं शताब्दी में यही चला आ रहा है कि द साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, जब हम मनुष्य के या किसी पशु पक्षी के बिहेवियर की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसे ही कहा जाता है मनोविज्ञान। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान आज के दिनों में कहा जाता है। व्यवहार का विज्ञान, यह कथन किसका है? तो वॉटसन का इन्होंने कथन दिया था सबसे पहले, वॉटसन। शिक्षक का अधिकार अधिनियम बन गया था दोस्तों 2009 में। और शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी थी थॉर्नडाइक ने 1903 में। शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया 4 अगस्त 2009 को। एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात होना चाहिए 1:40 का। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया था? अल्फ्रेड बिने। मानसिक आयु के आधार पर अल्फ्रेड बिने ने डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक तो मानसिक आयु बुद्धि, दूसरी वास्तविक आयु बुद्धि। अगर कोई बच्चा 10 साल का है और वो 12 साल के बच्चे की जितना जानता है, तो उसकी जो आईक्यू लेवल आएगा, इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट भी इन्होंने दिया था अल्फ्रेड बिने ने, तो कितना आएगा दोस्तों? 12/10 into 100 करेंगे। ठीक है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100, ये आईक्यू लेवल निकालने के लिए ये भी बताया था अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के निवासी थे और मनोविज्ञान विषय के प्रोफेसर। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगी ने एक कारक सिद्धांत, दोस्तों कम पूछा जाता है लेकिन इस बार पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कारक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने और उनके सहयोग ने स्टर्न, टर्मन और साइमन। इसे का भी अगर नाम दिया है तो उनके साथी में आएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने और उनके साथी जो थे स्टर्न, टर्मन और साइमन ने। ठीक है, 2 कारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया था दोस्तों। तो अभी 125 क्वेश्चन जो है हमारे लगभग कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ और आप लोग भी एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों।
बेझिझक, कोई शक की बात नहीं है। आराम से आपको सारे क्वेश्चंस के हल आज की क्लास में लगभग, क्योंकि 250 क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेंगे ना दोस्तों, तो ये प्रीवियस के एग्जाम से ही लिए गए हैं, तो 250 प्रश्न कम नहीं होते। कम से कम आपके 10 से 20 प्रश्न तो इसमें से आने ही आने, ठीक है। 30 नंबर का टोटल होता है भाग एक चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का, उसमें अगर आपके 15 नंबर भी इसमें से आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, और बाकी तो कोर्सेज में आप लोगों को मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म में आपको सारे वीडियोस, कोई टॉपिक आपको चाहिए हो, ठीक है। 126 प्रश्न। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत। जी फॉर होता है जेनेरिक, जो जनरल कारक है, ठीक है। जनरल और स्पेसिफिक कारक, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस जो सभी सामान्य लोगों में पाई जाती है, ठीक है, इसकी। और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कुछ लोगों में पाई जाती है, जैसे कुछ लोग क्या है, खेलने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। कोई गाना अच्छा गा देता है, इसकी पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। तो उसको ही उन्होंने दो कारक सिद्धांत के रूप में बांटा था यहाँ पे स्पेयरमैन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? समूह कारक सिद्धांत दिया था, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, थर्स्टन ने दिया था। इन्होंने दिया था कि 7 कारक होते हैं, ठीक है। और थर्स्टन ने ये भी बताया था कि जो पहले जमाने में माना जाता था दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति क्या है जो पढ़ने में अच्छा होता था, उससे ये आगे के बोला जाता था कि इसका फ्यूचर अच्छा है, और जो पढ़ने में अच्छा नहीं है उसका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उस समय में खेल कूद, संगीत, इन चीजों का विकास नहीं हुआ था। लेकिन जब थर्स्टन आए, इन्होंने सबसे पहले बताया कि हर व्यक्ति में अपनी अपनी कला होती है, ठीक है। कोई संगीत में महारत होता है, कोई पेंटिंग अच्छी करता है, कोई मूर्ति कला अच्छी करता है, तो वो उसकी अपनी एक इंटेलिजेंस है। उन लोगों को इंटेलिजेंट माना ही नहीं जाता था उस टाइम पे, जो केवल पढ़ने में अच्छा है उसे इंटेलिजेंट माना जाता था दोस्तों। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में सभी को इक्वल चांस दिया जाता है, चाहे वो पढ़ने के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई आगे है, तो वो उसकी बुद्धि है। तो इन्होंने 7 कारक बताए थे उस टाइम पे। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, और बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। तरल व ठोस पदार्थ का सिद्धांत दिया था दोस्तों आरबी कैटल ने। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर थे संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो चूहे पर प्रयोग किया दोस्तों स्किनर ने। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? वो देता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था ये कोहलर जी ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक चिंपैंजी को एक कमरे में रख दिया था, ठीक है, और केले इतनी दूर रखे कि नॉर्मली वहां पे चिंपैंजी ना पहुंच पाए, ऊपर टांग दिए थे, ठीक है। और आसपास उसके छोटे छोटे टेबल लग दिए थे, स्टूल लग दिए थे। काफी प्रयास के बाद भी जब चिंपैंजी केलों तक नहीं पहुंच पाया, तो उसने अपनी अंतर्दृष्टि, अपनी सूझ का इस्तेमाल किया और टेबल को 1 बाय 1 रख के उन पे चढ़ा, और उसके बाद उसने जो है केले ले लिए। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान अपनी इस अंतर्दृष्टि के द्वारा करता है, यानी कि सूझ के द्वारा करता है, ठीक है। और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो जो मंद बालक है मानसिक रूप से, वो सीखेंगे शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत में एक प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो स्लो रेट से सीखने वाले लर्नर हैं वो भी अच्छे से सीख जाते हैं। और प्राइमरी लेवल पे इसका बहुत ही बड़ा रोल है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का। संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था ब्रूनर ने। ब्रूनर थे संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत पर बल देता है। गेस्टाल्ट का अर्थ है संपूर्ण या समग्र। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होना चाहिए, ये कहा था जीन पियाजे ने। किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो लेव वाइगोत्स्की ने। किस विद्वान ने नैतिक विकास अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वो किया दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ठीक है। पियाजे के अनुसार
को बच्चा किस अवस्था में परिवेश वस्तुओं को पहचानने और अनुमेय करता है, तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में। पियाजे के किसी बच्चे में नए विचारों के समावेश होने को क्या कहते हैं? ये कहते हैं सात्मीकरण या एसिमिलेशन। ठीक है। बच्चों में आधारीन आत्मचेतना का संबंध उनके किस विकास से है? वो है किशोरावस्था से। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। लॉरेंस कोहलरबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था होती है दोस्तों जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। ये लॉरेंस कोहलरबर्ग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इन्होंने जो मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास में जो अपनी थ्योरी दी थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जन्म से 2 वर्ष तक इन्होंने कहा था पूर्व नैतिक अवस्था। बुद्धि का पदानुक्रमित संरचना सिद्धांत दिया था फिलिप बर्नर ने। बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत काफी बार पूछा भी जाता है। एकीकृत संरचना सिद्धांत दिया था वो दिया था जेएफ हिलफोर्ड ने। विशिष्ट बालकों में कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों में आते हैं दोस्तों प्रतिभाशाली बालक आते हैं, पिछड़े बालक आते हैं, गूंगे बहरे अंधे बालक आते हैं, सृजनशील बालक आते हैं और संवेगात्मक यानी कि जो इमोशनल दृष्टि से बिछड़े बालक हैं वो भी आते हैं दोस्तों। लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। यानी कि जो इनको दी गई है 5 जो बालक हैं, ठीक है, 5 प्रकार के जो बालक आप देख रहे हैं यहाँ पे, उनको जो शिक्षा दी जाती है उसे कहा जाता है समावेशी शिक्षा। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? ऐसा बालक जिनका आईक्यू क्या हो 110 से अधिक होता है। ठीक है, ऐसा बालक जिसका आईक्यू लेवल कितना हो 110 से अधिक हो उसे कहा जाता है प्रतिभाशाली बालक। ठीक है। अगला प्रश्न है पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? पिछड़ा बालक कहते हैं ऐसा बालक जिसका आईक्यू 90 से कम होता है उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। सामान्य बुद्धि के बालक का आईक्यू कितना होता है? 110 के मध्य होता है, 90 से 110 के मध्य। ठीक है। और सृजनशील बालक वे होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमता है, यानी कि जो नए आविष्कार या अनुसंधान करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। 100 यहाँ पर नॉर्मली होगा। प्रश्न दोस्तों सृजनशील बालकों का आईक्यू होता है दोस्तों 120 से अधिक। वंचित बालक किसे कहते हैं? वंचित बालक वे बालक हैं जिन्हें शिक्षा का उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाया लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते थे, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह गए इसलिए उन्हें वंचित बालक कहा। जैसे आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे हैं, बाई के बच्चे हैं जो घर में काम करती हैं, और मजदूर के जो बच्चे हैं ये अक्सर स्कूल नहीं जा पाते, लेकिन अगर वो स्कूल जाते तो पढ़ाई करते, लेकिन स्कूल न जा पाने के कारण वे शिक्षा से वंचित रह गए, इसलिए इन्हें वंचित बालक कहा जाता है। बाल अपराधी वे बालक होते हैं जो समाज के मान्य नियम का उल्लंघन करते हैं, जैसे समाज में चोरी करना, डकैती करना या स्कूल बंक करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि चोरी करने वाले बालक हो गए, स्कूल का फर्नीचर तोड़ने वाले बालक, स्कूल में मारपीट करने वाले, हिंसा करने वाले बालक, स्कूल में रिपोर्ट कार्ड से छेड़छाड़ करने वाले बालक, ये सब बाल अपराधियों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है मानसिक रूप से बंद बालकों को सिखाने में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है या सहयोगी है? तो मानसिक रूप से बंद में भी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, बहुत ही क्लासिकल कंडीशनिंग जो प्रिंसिपल है वो हेल्पफुल है। छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण में सिद्धांत सहयोगी है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए तो। अगला है अन्वेषण या खोज विधि पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो अन्वेषण या खोज विधि पे ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत बल देता है। जीवन विधि पर बल देता है कर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी विद्वान किस देश के निवासी थे? ये सभी थे जर्मनी के। ठीक है, रुडोल्फ और वर्थिमिन में भी पढ़े। गेस्टाल्ट का अर्थ है संपूर्ण। प्रतिस्थापन का संबंध सिद्धांत किसने दिया था? गुथरी ने दिया था। स्व सिद्धांत के जनक कौन है? कार्ल रॉजर। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। कार्ल रॉजर किस विचारधारा के समर्थक थे? मानवतावादी। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाए। ठीक है, जब तक आप में व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं आते तब तक आपसे सीखना या अधिगम नहीं कहेंगे।
पाल भी तो सकता ही हूँ। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड को। ठीक है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये मैं कई बार बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। अंधों की लिपि के जनक है लुई ब्रेल। अंधों के लिए लुई ब्रेल लिपि का, उन्हीं के नाम पर रखा गया इसको, ब्रेल लिपि। नर्सरी पद्धति के जनक है मॉट या मॉन्टेसरी। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक थे दोस्तों फोवेल, यानी कि खेल पद्धति का भी जनक कहा जाता है। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये थे दोस्तों स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संवेगात्मक विचारधारा के समर्थक थे। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो स्कीमा सिद्धांत का जनक माना जाता है दोस्तों जीन पियाजे को। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो जीन पियाजे ने अपना प्रयोग 2 पुत्रियों पर और एवं 1 पुत्र पर किया था, यानी अपनी ही पुत्र पुत्रियों पर इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किए थे दोस्तों। समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। 6 माह में बालक का वजन 2 गुना हो जाता है जन्म का। ठीक है, जन्म के समय से 1 वर्ष में होता है 3 गुना। जन्म के समय लंबाई अधिक होती है दोस्तों, लड़कों की अधिक होती है लड़कियों की अपेक्षा। जन्म के समय बालक एवं बालक की लंबाई लगभग होती है, जो बालकों की लंबाई होगी दोस्तों लगभग 20 इंच और बालिकाओं की लगभग 19.5 इंच। मानव के अस्थायी दांत यानी कि जो इम्परमानेंट टीथ हैं वो होते हैं 20 नॉन परमानेंट टीथ। मानव के स्थायी दांत होते हैं दोस्तों 12 स्थायी दांत होते हैं। किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? 4 दांत आते हैं, जिन्हें अकड़ दाढ़ भी कहते हैं। ठीक है, जब किशोर अवस्था की बात करते हैं। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें कहा जाता है सीखना। ठीक है, व्यवहार में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो क्या हो, स्थायी हो। ठीक है, तब आप कहेंगे कि आपने कोई चीज सीख ली है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन। बच्चों के संवेगात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? विद्यालय एवं कक्षा में। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवंशिकता। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज नोन एज जेनेटिक्स। ठीक है, इसी को कहा जाता है हेरिडिटी या आनुवंशिकता। ठीक है, इसका 6 महीने में और स्टडी ऑफ हेरिडिटी होती है 6 किलो लेना चाहिए। थॉर्नडाइक के व्यवहार के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था को। ये डेफिनेशन किसकी है दोस्तों? जिन्होंने अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा है वो है स्टैनले हॉल। ये भी पूछा जाता है कभी कभी। कक्षा के समय शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए उद्देश्य केंद्रित। इसका अभ्यास मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। किसी उद्दीपन को नियंत्रण दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता। ठीक है, कोई उद्दीपन अगर आपको बार बार दिया जा रहा है दोस्तों, अगर उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे? अस्थायी परिवर्तन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? तो मनुष्य की जो संरचना है वो ये 23 गुणसूत्रों से, 23 जोड़ी गुणसूत्र है दोस्तों। ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और जो लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? ठीक है, मेल फीमेल का जो निर्धारण करता है वो 23वां जोड़ा करता है। ठीक है, और जो पहले मिथ था दोस्तों की जो लड़की होती है वो लड़कियों किससे होती है? तो वो केवल जो फादर के क्रोमोसोम है उससे होती है। ठीक है, क्योंकि जो एक्स, क्योंकि जो महिला में होते हैं दोनों एक्स होते हैं और पुरुष में होता है जो 23वां जोड़ा जो निर्धारण करता है, ये देखिए एक्स वाई होता है। ठीक है, जब ये वाई एक्स से मिलेगा तब जाके जो है लड़का बनता है। ठीक है, और एक्स मिलता है तो लड़की बनती है। इसलिए क्या है कि यहाँ पे जो पहले जमाने में दोष किया जाता था लड़कियों को
कि जिनका लड़का नहीं होता है कि इनमें दोष है, तो वो दोष इनमें, इन लड़कियों में किसी प्रकार दोष नहीं होता। ठीक है, वो फादर के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है कि कौन सा जो है एक्स से मिलेगा या वाई से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? होती है दोस्तों 14 दिन की। पिंड अवस्था 14 दिन और 2 महीने की होती है। और गर्भवती महिला का, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका वजन लगभग कितना बढ़ सकता है? तो बढ़ सकता है दोस्तों 10 किलो से लगभग 12 किलो तक बढ़ सकता है। नेक्स्ट है मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो मनुष्य होमो सैपियंस, यानी कि अगर केवल स्पीसीज की बात करेंगे तो सैपियंस में आएगा। ठीक है, अगला है जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो जन्म के समय बालक का वजन 2 किलो या 7.5 पाउंड होता है। अगर पाउंड में कहें वैसे 2 किलो 700 ग्राम लगभग होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों 1900 ईस्वी में। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? तो विलियम जेम्स को जाता है एक निश्चित रूप का आधार देने के लिए, क्योंकि अमेरिका में इन्हीं को, विलियम जेम्स को ही मनोविज्ञान का फादर कहा जाता है। ठीक है, अमेरिकन मनोविज्ञान के फादर जो है वो कौन है दोस्तों? वो है विलियम जेम्स। ठीक है, और मनोविज्ञान का जनक, जी हाँ, मनोविज्ञान के जनक है सिगमंड फ्रायड। छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रैशमर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण की किस श्रेणी में आते हैं? वो आते हैं दोस्तों पिकनिक्स। ठीक है, पिकनिक श्रेणी जो थी उसमें छोटे मोटे, चौड़े व गोल व्यक्ति, क्योंकि पर्सनैलिटी या के क्लासिफिकेशन में क्रैशमर ने अपना सिद्धांत दिया था कि अलग अलग उन्होंने श्रेणी में बांटा था मनुष्य को, कोई लंबे हैं, कोई छोटे हैं, या कोई आयताकार है, तो क्यों होते हैं? उनके उससे स्वभाव से या पर्सनालिटी से जोड़ा था। वैयक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के बताए हैं वो है एडलर। किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन 2 वैज्ञानिकों ने किया, हुआ है बंडूरा और वोल्टर्स। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? समूह में परिवर्तन होते हैं दोस्तों, उन्हें कहा जाता है गतिशीलता। 16F का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु 16F का प्रयोग किया जाता है। पेलो ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया था? उन्होंने किया था यही पर। ठीक है, जो अनुबंधन प्रतिक्रिया है, और जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके किया था उन्होंने डॉग पे। इस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो किशोर अवस्था में क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बच्चे जब खेलते हैं तो अपना 100% देना चाहते हैं किशोर अवस्था में, और अपने ग्रुप में क्या है, हाईलाइट होने के लिए वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, उन्हें कोई भी काम किसी का करना होता है तो उसमें अपना खुद बच्चा जो है आगे बढ़ के आता है, तो अपने समूह का सक्रिय सदस्य बनना चाहते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? जीन पियाजे को ही जाता है कि अपनी दुनिया के बारे में वो अपनी समझ का सृजन करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक के बल देते हैं? सामाजिक। शिक्षक का वर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी, यानी कि आइडियलिस्ट। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था रुडोल्फ गायकल, जीवन किया था उन्होंने 1590 में दोस्तों। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 2 व्यक्तियों के बीच में सहयोग हो रहा है, सहानुभूति हो रही है, त्याग हो रहा है, या बलिदान आदि हो रहे हैं। ठीक है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का क्या अर्थ था? मनोविज्ञान का अर्थ था आत्मा का ज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मज्ञान किसने कहा है? कहा है अरस्तु ने। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो 17वीं शताब्दी में मन का अस्तित्व ज्ञान कहा जाता था, और कॉम्पोनोलॉजी ने इसे कहा था दोस्तों। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा रुकिए 1 सेकेंड। और कुछ बताइए फ्रेंड्स,
18वीं शताब्दी मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो चेतना का विज्ञान, यह विलियम वुंड ने कहा। ठीक है। 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया और ये वाटसन ने कहा। दोस्तों जो सन है ना, इनको जरूर आप अच्छे से याद कर लीजिए और किसने कहा सबसे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाएंगे आप चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी थी थॉर्नडाइक ने और ये लिखी उन्होंने 1903 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कानून कब बना था? शिक्षा का अधिनियम जो कानून बना था वो 2009 में बन गया था दोस्तों, और जो अधिनियम लागू हुआ वो हुआ दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को। तो कभी भी क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा कि पूछा क्या है क्वेश्चन। ठीक है, कि उन्होंने बना कब और लागू कब हुआ, दोनों अलग चीजें है ना। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन देखेगा कि उसमें लागू करना पूछा है या कब बना पूछा है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है? तो वस्तु स्थायित्व होता है पूर्व संक्रियात्मक चरण पर। ठीक है, प्री जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसमें जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। गोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। ठीक है, जो नैतिक विकास संबंधी जो चर्चाएं हैं उनमें शामिल करके क्या कर सकता है, और अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो खुद अच्छा आचरण करके ये पेश कर सकता है। इस तरह से भी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाता। तो जब जीन पियाजे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था कि जब आप किसी भी संज्ञानात्मक संरचना को क्या कर रहे हैं, संशोधित कर रहे हैं, तो क्या कहलाया जाएगा? कहलाया जाएगी दोस्तों समावेशन। विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? तो विकास प्रसव पूर्व अवस्था से यानी कि प्री नेटल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है जब तक कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। ठीक है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो ये होता है दोस्तों किशोरावस्था के दौरान ही सबसे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्टेज मानी गई है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें बच्चों में, तो एक कॉम्प्लेक्स स्टेज है और इसी में सोशलाइजेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक रॉबेल है। ठीक है, जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त व तार्किक चिंतन से? अमूर्त व तार्किक चिंतन से अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये होती है 7 से 11। बाल मनोविज्ञान को केंद्र बिंदु कौन सा होता है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कहाँ हुआ दोस्तों? यहाँ बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है दोस्तों आपका बालक, क्योंकि आज से लगभग कुछ सालों पहले जब आत्मा का ज्ञान आता था, शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था क्लास में। ठीक है, एक लीडर की भूमिका निभाता था, लेकिन जब वो व्यवहार की बात आई तो व्यवहार आदि ने कहा कि जब आपको बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को सिखाना है कोई चीज, तो बच्चे के हिसाब से सिखाया जाए। ठीक है, बच्चे के अनुसार पढ़ाना है। तो तब से बालक को केंद्र माना गया शिक्षा प्रणाली का, और बाल मनोविज्ञान की यही बात कही जाती है। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया? तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया दोस्तों जीन पियाजे ने। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चे में संज्ञानात्मक प्रयोक्ता का अभाव पाया जाता है? 6 वर्ष की आयु तक लगभग संज्ञानात्मक जो प्रयोक्ता है उसका अभाव पाया जाता है। अब दोस्तों वन लाइनर में मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, क्योंकि काफी आप लोगों का इससे समय बच जाएगा। व्यक्तिगत एवं व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टम संगठन है या गठन है मन का। ठीक है, जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति के व्यवहार का क्या है, उसमें उसके दृष्टिकोण कैसे हैं, क्षमताएं कितनी हैं, योग्यताएं कैसी हैं और अभिरुचियां कैसी हैं उस व्यक्ति की, तो इन सब का क्या एक मिश्रण है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार प्रभावित होता है। तो संवेगात्मक व्यवहार कैसे प्रभावित होता है बालक का?
उपपूरक ग्रंथि से। तो बालक का समय आता है हार्ट जो प्रभावित होता है वो होता है दोस्तों उपपूरक ग्रंथि से, यानी कि एडिनल ग्लैंड। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम काफी क्रोधित होते हैं, ठीक है, तो उस समय यह हार्मोन सीक्रेट होता है बहुत ज्यादा। और किसी भी जो सडन कंडीशंस हमारे सामने आ जाती हैं, अचानक ऐसी आपातकालीन परिस्थितियां आ जाती हैं, वहां पर ये हमें सचेत करता है और हेल्प करता है। इसलिए इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, एडिनल हार्मोन को, एड्रेनलिन हार्मोन को। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी। आत्म केंद्रित मतलब जो सेल्फ ज्यादा रहता हो, ठीक है, उसका जो व्यक्तित्व होगा वो अंतर्मुखी होगा। सामाजिक अंतरक्रिया की दृष्टि से जूंग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? 3 प्रकार के व्यक्तित्व जो जूंग ने है वो बताए, ठीक है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। तो व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह किसने कहा था दोस्तों? तो ये बात कही है वुडवर्थ ने, ठीक है। वुडवर्थ ने ही सबसे पहले बताया कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गठनात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करती है, ठीक है। यह परिभाषा है ऑलपोर्ट की, और ऑलपोर्ट की व्यक्तित्व को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है दोस्तों, और काफी वैध भी ये परिभाषा मानी गई है। इसको कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनाया है कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति के भीतर क्या है, वो जो साइको एनालिटिकल गुण है उसके, ठीक है, उनका क्या है, एक प्रकार का जो मोटर एक गति के रूप में संगठन, उनका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक हैं जैविक या आनुवंशिक कारक, पर्यावरण संबंधी कारक। और ये प्रश्न हमेशा बनता है आपके टीचिंग एग्जाम में, चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, कि किस तरह से व्यक्तित्व गुणनफल है जेनेटिक्स का और हेरिडिटी का या एनवायरनमेंट का। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ये हमेशा मल्टीपल तो गुणात्मक होता है। किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है वातावरण, और हेरिडिटी कैरेक्टर्स प्ले करते हैं क्रूशियल रोल, और ये मल्टीप्लाई होते हैं। व्यक्तित्व संबंधी गुण प्राप्त होते हैं। तो व्यक्तित्व संबंधी गुण जो प्राप्त होते हैं दोस्तों वो होते हैं शरीर एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों से, ठीक है, जो बॉडी से और जो उसकी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनसे। आत्म केंद्रित व्यक्ति को किस वर्ग में रखा जाता है? यह अंतर्मुखी वर्ग, पर्सोना, ठीक है, पर्सनालिटी से ये संबंध है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, यानी कि जो पर्सोना शब्द है वो पर्सनालिटी के संबंध में यूज किया जाता है, और इसका अर्थ होता है दोस्तों मुखौटा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज 250 क्वेश्चंस हमने काफी जल्दी से यहाँ पे कवर किए हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस, और आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। एक बार मैं थोड़ा रिपीटेशन कर लेते हैं क्विकली कि हमने आज कितने क्वेश्चन और किस तरह से हल किए हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जो लोग नए आए हैं अभी, ठीक है, हमने कुछ ही क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग के किए थे, तो कुछ लोग नहीं थे उस समय में, स्टार्टिंग की स्लाइड्स थे। जैसे हमने भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से समायोजन किसने कहा है? इस बात को पियाजे ने कहा है दोस्तों, ठीक है। और नैतिक वृद्धि की अवस्थाएं की अवधारणा किसने की है? कोलबर्ग ने की है। जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश को पहचानने में विविध करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। बैगोत्स के अनुसार बच्चे अपने वातावरण से सीखते हैं, तो ये तो समाज में रह के सीखते हैं, ठीक है। समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण वर्ष 5 वर्ष माने हैं, 5 वर्ष की आयु मानी है। सिगमंड फ्राइड ने साक्षात्कार विधि को नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है। और अपनी क्षमता का, अपनी बुद्धि का सृजन बच्चे स्वयं कर लेते हैं, ये बात की थी पियाजे ने, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर इसमें खोज पर आधारित होना चाहिए, ये बात भी किसने कही है? जीन पियाजे ने। ऐसे ही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया था, ये भी महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है समाज का, ठीक है।